हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप में। दोस्तों, जो आज हम बात करने वाले हैं वो है CET के बारे में कि CET का जो एग्ज़ाम है वो अब सबके लिए ही अनिवार्य हो गया है, क्योंकि जो अब राजस्थान गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो, ज़्यादातर जॉब जिनके अंदर कोई भी कॉमन एक एजुकेशन वो कॉमन है, जैसे आप चाहे LDC की ले सकते हो, पटवारी की ले सकते हो, या जो फिर 10th बेस पे या 12th बेस पे और जो ग्रेजुएशन बेस पे 10th बेस का नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो CET का एग्ज़ाम है वो 12th और ग्रेजुएशन की जो भी एग्ज़ाम्स हैं पाठ्यक्रम वाली या फिर उसके क्वालिफ़िकेशन वाली, उनके लिए CET एक तरीके से अनिवार्य हो गया है। क्योंकि जो अभी आप राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर जो भी देखोगे, आप भर्ती निकल रही है या फिर जो पहले भर्ती हुई है CET के बाद में, वो ज़्यादातर भर्तियां CET में आ गई है। और जैसा जो अभी लेटेस्ट में चल रहा है कि जो CET है वो लगभग जो भी 3rd ग्रेड की जितनी भी पोस्टें हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, LDC हो सकती है या आपके जो सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी है वो भी हो सकती है, या और भी कहीं वैकेंसियाँ निकलेगी, जैसे पटवारी भी है। तो ये सारी वैकेंसियाँ किस में आ गई है? CET में आ गई हैं। लेकिन अब CET में आने की वजह से एक तरीके से सरकारी नौकरी लगना थोड़ा अब पहले जितना आसान नहीं रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक भर्ती का एग्ज़ाम देना होता था, लेकिन अब आपको भर्ती के एग्ज़ाम के साथ साथ में CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको देना पड़ेगा हर भर्ती के लिए। तो जो भी लड़के पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो आइडिया है CET क्या है, उन्होंने दी भी होगी। लेकिन कई लड़के ऐसे हैं जो पहली बार, जिन्होंने या तो अभी इसी साल 12th किया होगा या जिनका रिज़ल्ट आना अभी बाकी है, या फिर कोई पहली बार ही अब कंपटीशन एग्ज़ाम देने की जो भी भीड़ है, या फिर इस गवर्नमेंट जॉब के लिए जो सबसे पहला या एग्ज़ाम देने वाला है या तैयारी शुरू कर रहा है, उनके लिए ये स्टार्टिंग है। तो अब कोई भी, अगर आपको कोई भी वैकेंसी का अगर पार्ट बनना है या उसके अंदर भर्ती होना है, किसी भी सरकारी नौकरी में लगना है, तो आपको CET का एग्ज़ाम देना अनिवार्य हो गया है लगभग ज़्यादातर एग्ज़ाम्स के अंदर। अभी कल परसों ये आपका कैलेंडर जारी हुआ है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने कैलेंडर जारी किया है, जिसके अंदर CET का जो टाइम टेबल है वो बताया है। CET 2 स्तर पर है, एक तो 10+2, ठीक है, जो कि ये है सीनियर सेकेंडरी स्तर की। दूसरी है आपकी समान पात्रता परीक्षा CET, वो है ग्रेजुएशन स्तर की, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन स्तर की जो एग्ज़ाम है वो होगी आपकी सितंबर में, 21, 22, 23, 24 सितंबर। और जो आपका 10+2 है वो 10+2 वाली CET होगी आपकी 23, 24, 25 और 26 अक्टूबर में, ठीक है। तो जो ग्रेजुएशन वाली है वो आपके होगी सितंबर में, और जो अक्टूबर में होगी वो आपकी 10+2 की होगी। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आना है, अगर आप सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको CET का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा पहले। क्योंकि जो CET का एग्ज़ाम दिए बगैर आप उस कोई भी जो भी भर्ती है जिसमें आप शामिल होना चाहते हैं उसके अंदर आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते अगर आप CET का एग्ज़ाम पास नहीं करोगे। तो दोस्तों, बात आती है कि CET का एग्ज़ाम पास किस तरीके से हो। अभी जो CET का सिलेबस है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि ज़्यादातर जो भी सारे सब्जेक्ट है वो आपको सारे के सारे ही पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम सिलेबस की बात करें तो उसमें राजस्थान GK तो है ही, राजस्थान GK के साथ साथ में आपको रीजनिंग भी है, रीजनिंग के साथ आपको हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी, हिंदी के साथ आपके पास इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश के साथ आपको मैथ्स भी है, मैथ के अलावा इसमें कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा आपको, और उसके अंदर आपको करंट भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास सब्जेक्ट तो हैं बहुत सारे, और टाइम अगर देखा जाए इन सब्जेक्ट के हिसाब से और इन सब्जेक्ट के अंदर जो सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो दोस्तों ये टाइम बहुत कम है, क्योंकि सितंबर का आपका एग्ज़ाम बताया जा रहा है और दूसरा अक्टूबर में एग्ज़ाम बताया जा रहा है। तो जो अभी आपका मार्च महीना चल रहा है, और मार्च महीने में अब जो भी त्यौहार आ जाएगा, होली आ जाएगी, तो लगभग ये महीना आपका निकल जाएगा। अगर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने हैं आपके पास।
6 महीने के अंदर आपको 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। 7 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए 6 महीने वैसे तो कम नहीं होते हैं और ये कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस अगर आप इनके अंदर देखोगे तो सिलेबस को पढ़ने के लिए कम से कम इनके अंदर आपको 20-20 सब्जेक्ट या 20-20 एक्सरसाइज आपको इसके अंदर मिलने वाली है। और 20 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करने में आप एक दिन के अंदर एक एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो इस हिसाब से 6 महीने आपको बहुत कम लगेंगे, ठीक है। और जब एग्ज़ाम होगा और अगर आपने अभी से तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो आप जब एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे आपके पास जो लोड है इसका सब्जेक्टों को पढ़ने का वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप चाहकर भी इन सब्जेक्ट्स को जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी में लगने का तो आप अभी से ही आपकी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। आपके सीईटी के लिए आपको इन सारे सब्जेक्ट की ही तैयारी करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपकी सीईटी क्लियर होगी। अगर आप सोचें कि मेरे को अगर मैथ्स नहीं आती है मैं मैथ्स को छोड़ दूं, या किसी को इंग्लिश नहीं आती है मैं इंग्लिश को छोड़ दूं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि आपका जो पेपर होगा उसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट में से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और लगभग इन सारे सब्जेक्ट का जो रेशो होगा क्वेश्चंस आने का वो लगभग बराबर ही होगा। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को आप इसके अंदर छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो मैथ है वो ज़्यादातर मैथ से डरते हैं। जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने 10th के बाद में मैथ का सब्जेक्ट नहीं लिया है या जिन्होंने कभी 10th के बाद में मैथ्स पढ़ी नहीं, उनको मैथ से बहुत डर लगता है। और जिनको मैथ का डर है उनको इंग्लिश से भी लगता होगा, क्योंकि उन्होंने उसके बाद में इंग्लिश भी नहीं पढ़ी होगी। क्योंकि जो ज़्यादातर जो पढ़ते हैं वो आर्ट्स सब्जेक्ट में जाते हैं और आर्ट्स के अंदर जो कंपलसरी इंग्लिश उनको पढ़नी पड़ती है, उसके बाद में वो इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, केवल और सिर्फ केवल एग्ज़ाम पास करने की ही तैयारी करते हैं। और उस एग्ज़ाम पास करने वाली तैयारी से कभी भी आपका जो कंपटीशन का एग्ज़ाम है या कंपटीशन का पेपर है वो सॉल्व नहीं होता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि आप किस तरीके से आपकी सीईटी की तैयारी करें, जो आपके 6 महीने बच रहे हैं, जिसके अंदर आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाकर आप इस भर्ती को क्लियर कर पाएँ, या जो भी सीईटी की जो भी क्राइटेरिया है किसी भी भर्ती में शामिल होने का वो आप अचीव कर सकें। क्योंकि दोस्तों अभी तक तो जो सीईटी का लेवल चल रहा था या जो इसका नियम चल रहा था वो इस तरीके का था कि जो भी वैकेंसी आएगी उसके 15 गुना की लिस्ट निकाली जाएगी। जो भी सीईटी के अंदर टॉप में होंगे वो 15 गुना उस एग्ज़ाम को देने के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन इस बार हो सकता है कि सीईटी के जो नियम हैं वो चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। तो हो सकता है कि इसके अंदर शायद सीईटी के अंदर आपको 40% या फिर 50% का क्राइटेरिया दिया जाए कि 50% वाले शामिल होंगे या 40% वाले शामिल होंगे। और हो सकता है चेंज नहीं हो तो वो 15 गुना वाला नियम भी लागू जो चल रहा है वो भी हो सकता है। तो बात करते हैं कि सीईटी की तैयारी आपको किस तरीके से करनी है। दोस्तों जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट बहुत सारे हैं और आपको सारे सब्जेक्ट की ही तैयारी करनी है। एग्ज़ाम है उसका सिलेबस किस तरीके का है, जैसे आप देख रहे हैं ये सीईटी के एग्ज़ाम की स्कीम है किस तरीके की है, तो उसके अंदर क्या क्या है। तो आपको इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, परंपरा, विरासत, उसके अलावा ये राजस्थान का जीके हो गया, उसके अलावा आपको दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर, समसामयिक घटनाएं, ये इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट होंगे किस तरीके से। तो दोस्तों देखो, कोई भी व्यक्ति सारे सब्जेक्ट्स के अंदर इंटेलिजेंट नहीं होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको सारे के सारे सब्जेक्ट अच्छी तरह आते हो और वो उसके अंदर इंटेलिजेंट हो कि आराम से वो क्लियर कर जाए किसी भी एग्ज़ाम को। तो ऐसा नहीं होता है। हर किसी की कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई मैथ्स के अंदर कमज़ोर होता है, कोई इंग्लिश में होता है, कोई रीजनिंग में होता है, किसी की जीके पल्ले नहीं पड़ती, हो सकता है उसको जीके याद ही नहीं होती हो। राजस्थान की जीके बोलते भी ऐसे ही हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, जल्दी से याद नहीं होती। तो इसीलिए मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन बातों को मैंने भी फॉलो किया था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपको भी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करने में कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप किस तरीके से उस एग्ज़ाम की तैयारी करें या उस सब्जेक्ट के सिलेबस को तैयार करें। तो दोस्तों आपकी सबसे पहले स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जैसे आपको अभी 6 महीने का मैंने टाइम बताया कि 6 माह बच रहे हैं। जो आपकी सीईटी का एग्ज़ाम है वो 6 महीने बाद में सितंबर में और अक्टूबर में होने वाला है। तो अगर आप सीईटी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट्स को चुनें जो आपको टफ लगते हैं या जिनको आप छोड़ने की सोच रहे हैं। जैसे अब कई लड़के होते हैं कि वो मैथ्स को छोड़ने की सोचते हैं कि मैं मैथ्स का तैयारी नहीं करके जाऊंगा, मैं मैथ के क्वेश्चन छोड़ के ही आऊँगा।
कोई ऐसे सोचता है कि मैं इंग्लिश के क्वेश्चन छोड़ के आऊँगा। तो आप इस तरीके का जो आपने दिमाग में फ़ैसला लिया है, ये थोड़ा फ़ैसला आप इसको चेंज करिए, क्योंकि आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़कर आप सीईटी के जो लेवल है या जो इसकी क्वालिफ़िकेशन है, जो इसकी पास करने की जो योग्यता है, वो आप इसको हासिल नहीं कर पाओगे। तो आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अगर हम बात करें कि आप किस तरीके से तैयारी करें, तो सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट को लीजिए जिसको आप छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा टफ लगता है, आप उस सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा तैयारी करिए। जो स्टार्टिंग है आप उन्हीं सब्जेक्ट से करिए और उनको सबसे ज़्यादा टाइम दीजिए। जो आपके पसंदीदा सब्जेक्ट है, वो पसंदीदा सब्जेक्ट तो आप आपके कम टाइम में भी आप क्लियर कर सकते हो। किसी को हो सकता है हिंदी अच्छी लगती हो, किसी को रीजनिंग बहुत अच्छी तरीके से आती है, तो आप इन सब्जेक्ट्स को कम टाइम दें। लास्ट में भी आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं, या फिर आप अगर इनको रेगुलर भी पढ़ना चाहते हैं तो और सब्जेक्ट को, जहाँ आप जैसे मैथ्स को आप 2 घंटे दे रहे हो, तो रीजनिंग को आधा घंटे में भी आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके की आपने स्ट्रेटेजी रखे आप कि मैं जो भी टफ सब्जेक्ट हैं, जिनको आपको पढ़ने में दिक्कत आती है, उनको आप पहले पढ़ें और जो इजी सब्जेक्ट्स हैं उनको बाद में पढ़ें। बात करते हैं अगर इन सब्जेक्ट्स के अंदर, अगर हम जैसे कोई भी टॉपिक्स लेते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपना जो भी आप वैकेंसी, जो पिछला आप सीईटी का पेपर देख सकते हैं या कोई भी वैकेंसी का पेपर देखिए जिसके अंदर आपको जाना है, तो उस वैकेंसी का पेपर, ओल्ड पेपर देख के, जो भी पहले पिछले सालों में जो परीक्षाएं हुई हैं, अगर उनका पेपर अगर आप देखते हो, तो उसके अंदर देखो कि आपको कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स में से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं या सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, हर जो भी सिलेबस होता है किसी भी सब्जेक्ट का हो, जैसे हम ये साइंस का सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर टॉपिक के ऊपर टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको फंसाने के लिए ही होते हैं, आपको टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं एग्जाम में, अगर आप उनमें ना उलझे। लेकिन कई सब्जेक्ट या कई टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिनमें बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें साइंस की, तो एक सबसे आसान टॉपिक होता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण, बहुत आसान सा टॉपिक है। मानव रोग के अंदर कारण निवारण, या फिर किन किन के कारण मानव रोग होते हैं। ठीक है, जैसे जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, ठीक है, वायरस। तो इस तरीके के क्वेश्चन, या फिर आप इसके अंदर मेंडल का आनुवंशिकता का नियम, छोटा सा नियम है, आराम से आप पढ़ सकते हो। उसमें से क्वेश्चन फिक्स होता है, आता ही है। रासायनिक परिवर्तन है, इनमें से फिक्स क्वेश्चन होते हैं, आते ही हैं। और भी अगर आपका जैसे प्रकाश का परावर्तन है, इसके अंदर आपको फिक्स क्वेश्चन होते हैं। अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, विक्षेपण क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, या लेंस के बारे में आ सकता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, जो सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ही सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है इनके अंदर कुछ घुमाकर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो इनके अंदर सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप सबसे पहले इन टॉपिक्स को पूरा करना शुरू करें, जिससे आपका क्या होगा कि मनोबल बढ़ेगा। आपको लगेगा कि अगर आपका एक भी टॉपिक कंप्लीट होता है तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने उस सिलेबस का कुछ पार्ट मैंने कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो 1% किया हो, 5% किया हो। तो इस तरीके से अगर आप सीईटी की तैयारी करेंगे तो आप आराम से जो इसका सिलेबस है वो इस दिए हुए टाइम में, जो मैंने 6 महीने का टाइम बताया है, उसके अंदर आप आराम से क्लियर भी कर पाएंगे और आराम से आप कवर भी कर पाएंगे। बात करते हैं जैसे अगर हम, जैसे ये जो अगला सिलेबस है, ये मैथ्स का दे रखा है। इस मैथ के सिलेबस के अंदर भी आपको कई टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनके अंदर से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप जैसे अगर इन आकृतियों को लेते हैं तो इसके अंदर आपको केवल जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आप फॉर्मूले याद करते हो तो इसके क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोण वाले क्वेश्चन, त्रिकोणमिति वाले कईयों को टफ लगते हैं, ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं। बाकी जो ये है वर्ग घनमूल वाले क्वेश्चन, ये आसानी से सीधे सीधे क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। या फिर लाभ हानि साझा और सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इसके क्वेश्चन भी आसान क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे टॉपिक्स या ऐसे जो भी इस सिलेबस के अंदर जो पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको जो आपने 10th क्लास तक पढ़े होंगे, 10th तक आपने भी किसी सब्जेक्ट या किसी टॉपिक के अंदर आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ, ये मेरे को अच्छी तरीके से आता है, तो उन टॉपिक्स को पढ़ने की आप कोशिश करें। अगर वो टॉपिक आप पढ़ेंगे तो आसानी से आप जो ये सीईटी का सिलेबस है वो आसानी से आप पढ़ पाएंगे। बात करते हैं जैसे हिंदी का सिलेबस है, तो इसके अंदर हिंदी के अंदर भी कई चीज़ें हैं जो बहुत आसान होती है, आराम से, जिनको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना। जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, ठीक है, अनेकार्थक शब्द है,
और लोकोक्ति मुहावरे हैं जिनको हम रेगुलर हमारे दैनिक जीवन में भी हम यूज़ करते रहते हैं, ठीक है। और ये इनको ज़्यादा पढ़ने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ेगा। अगर आप विलोम शब्द को, पर्यायवाची शब्दों को अगर आप नॉर्मल भी पढ़ लेते हो तो भी आप आराम से इस जो भी सिलेबस का जो सब्जेक्ट है वो आराम से आप क्लियर कर सकते हो। बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर भी कहीं जैसे सिनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, वही सिनोनिम्स, एंटोनिम्स विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द हैं, वन वर्ड है, आर्टिकल्स हैं, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं जो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर इनके पिछले पेपर भी आप देखोगे तो उसमें भी इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो आप इस तरीके के जो भी इजी इसके टॉपिक हैं उनको आप उठाइए, पहले उनको पूरा करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और आप अपनी तैयारी अच्छी करिए। उसके बाद में अगर बात करें, अगर हम एक ही समसामयिक घटनाएं, इसके अंदर जैसे खेलकूद आ जाता है या कोई किताब आ जाती है जो भी अभी कोई नई पब्लिश हुई है, या किसी किताब को कोई अवार्ड मिला है, खेलकूद में कौन ज़्यादा टॉप पे चल रहा है, किसको क्या अवार्ड मिला है, कौन सा, तो इस तरीके से आप इनके भी जो रेगुलर जो न्यूज़पेपर है उसको पढ़कर आप इसकी सूचनाएं या फिर जो भी इसका नॉलेज है वो ले सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर आप जो भी आप यूज़ करते हो, कंप्यूटर में पहले भी बताया था कि जो भी कंप्यूटर के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो हम जनरली रोजाना यूज़ कर रहे हैं। तो उनको जब भी आप आपके प्रैक्टिकल या यूज़ जैसे ले रहे हो आप डेली लाइफ में भी, तो उनको थोड़ा सा ध्यान से और उनके बारे में थोड़ा पढ़कर आप उसको ध्यान में रखें, आपका कंप्यूटर का पेपर आसान से सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी जो इसकी स्ट्रेटेजी जो मैंने भी फॉलो किया था मेरे एग्ज़ाम के टाइम पे, और आप भी करिए, और मैं आज भी करता हूँ इनको, क्योंकि मैं भी आगे फर्दर स्टडीज़ कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके का अगर आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो आप इस सीईटी के एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बहुत कम टाइम है, 6 महीने का, और उसके हिसाब से सिलेबस बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर इस नौकरी में या सरकारी नौकरी में सीईटी एग्ज़ाम को पास करने की सोच रहे हैं तो आज से ही आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। और सबसे मेन चीज़ है कि आपको एक रेगुलर स्टडी बनानी पड़ेगी, रेगुलर टाइम देना पड़ेगा किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए। तो अगर आप रेगुलर हो तब ही आप सीईटी का एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को अपनाइए, इस तरीके से आप तैयारी करिए। आपका सीईटी का एग्ज़ाम, आपके जो 6 महीने का टाइम है, आप आराम से इसके सिलेबस को क्लियर कर पाओगे और इस एग्ज़ाम में स्थान बना पाओगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।